दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक बार फिर से योग्यता इस भ्रष्ट सिस्टम की बलि चढ़ गई और सेटिंग गेटिंग का खेल फिर जीत गया। हमने कुछ समय पहले देखा था कि किस प्रकार से जो नकल माफिया थे वो पूरे उत्तराखंड में हावी थे। एक युवा बॉबी पवन ने इसकी लड़ाई लड़ी, लेकिन लगा था कि अब ये नकल माफिया शायद कुछ कम हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों नहीं। ये खबर आप देखिएगा, ये उनके विभाग में हुआ है जो कहने के लिए नकल विरोधी कानून लेकर आए हैं। जब ये स्टोरी को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कैसे फिल्मी अंदाज में एक पूरी वैकेंसी निकाली जाती है, कैसे योग्य अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, कैसे सेटिंग गेटिंग वाले लोग जीत जाते हैं। दरअसल दोस्तों एक 19 वैकेंसी आईटीडीए विभाग में निकाली गई थी। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि आईटीडीए विभाग उत्तराखंड का वो विभाग है जो सरकार की कंसल्टेंसी और आईटी सर्विस प्रोवाइड करवाने का काम करता है। जैसे कि जो इनके जितने भी वेब पोर्टल वगैरह होते हैं उनको सर्विस अपनी प्रदान करता है। जैसे आप पास अप्लाई करते होंगे सचिवालय में, तो एक पास के लिए आपको किसी वेबसाइट पर जाना पड़ता है, तो वो पास वगैरह भी इसी जो आईटीडीए विभाग है उन्हीं के लोगों ने बनाया हुआ है। इस पर आउटसोर्स वैकेंसी निकाली गई जिसकी सैलरी थी तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में। इसके सचिव हैं शैलेश बगोली जी। और ये वैकेंसी जब निकाली गई 19 लोगों की ये इसमें वैकेंसी मांगी गई और इस वैकेंसी में 162 लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया। इसमें एक स्क्रूटनी कमेटी बैठाई गई, 3 उसके मेंबर थे और स्क्रूटनी कमेटी का ये काम था कि जितने भी प्रतिभागी हैं उनके कागज चेक किए जाएं और उनके जो एक्सपीरियंस वगैरह जो हैं और जितने भी उनकी शैक्षिक योग्यता हैं वो चेक किए जाएं। ये स्क्रूटनी कमेटी का काम होता है। जिस पद के लिए मांगी गई थी क्या उस पद में उनका एक्सपीरियंस है भी कि नहीं है। जब ये स्क्रूटनी कमेटी बैठी है तो जब इसका पहला राउंड हुआ तो इन्होंने 123 लोगों को इसमें बाहर कर दिया जिनके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या तो नहीं थे या तो जिसके पास थे भी लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ थी। अब ये देखिएगा कि 158 लोगों के साथ खेला कैसे हुआ। 158 में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 162 लोगों में इसमें प्रतिभाग किया था, लेकिन 4 लोग मात्र इसमें सेलेक्ट उन लोगों ने किए। और 4 लोग किस प्रकार से सेलेक्ट हुए, इसमें सचिव साहब की क्या कुछ भूमिका रही वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे एक फिल्मी अंदाज में एक वैकेंसी निकाली जाती है। जो 4 लोग इसमें सेलेक्ट हुए उनके नाम थे नवनीत सोनक, प्रदीप कोडियाल, अरुण बिष्ट और मीनू पाठक। प्रथम चरण में जैसे मैंने बताया था कि 123 लोगों को बाहर किया गया जिनके पास जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था वो या तो थे ही नहीं या तो थे भी तो गलत थे, या तो शैक्षिक जो तकनीकी योग्यता थी कागजों के कारण जो इनको बाहर कर दिया गया था। पर इनमें प्रथम चरण में जिन 4 लोगों के मैंने नाम लिए थे उन्होंने भी सेम डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, जिसमें से मीनू पाठक ने जो डिग्री दिखाई थी उसमें 2006 में उसने ग्रेजुएशन भी कर लिया था और उसने पोस्ट ग्रेजुएशन भी उसमें कर लिया था और ये काम था इस स्क्रूटनी कमेटी का चेक करने का। लेकिन जो अभी सेलेक्ट हुई है मीनू पाठक, उसकी 2006 में जो आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, इसने ग्रेजुएशन भी कर ली और इसने पोस्ट ग्रेजुएशन भी सेम साल में कर दी। इतना ही नहीं, अनुभव प्रमाण पत्र जो मीनू पाठक द्वारा लगाया गया था वो भी उसी साल में अलग अलग कंपनियों पर उसका अनुभव प्रमाण पत्र है। यानी कि 1 साल के अंदर वो यहाँ भी काम कर रही है और दूसरी कंपनी में भी काम कर रही है। उनके अनुभव प्रमाण पत्र कहते हैं। जिस पद के लिए उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया था उस पर उनका 1 दिन का भी एक्सपीरियंस नहीं था। ये काम था स्क्रूटनी कमेटी का चेक करने का। लेकिन जब खेला हो, जब चीज़ें ऊपर से तय हों तो फिर कहा भी क्या जाए। अब कागजों को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे सिर्फ इन 4 लोगों के लिए ही वैकेंसी निकाली गई थी, बाकी अभ्यर्थी तो बेवकूफों की तरह मात्र आवेदन कर रहे थे। अब इनके सचिव जो हैं शैलेश बगोली जी ने इसमें क्या कुछ खेल किया है, कैसे इन चारों लोग जो अलग अलग 4 लोग हैं इनके क्या कुछ फर्जी हैं। जैसे मैंने एक का एग्जांपल तो आपको दे दिया, इनके चारों लोगों के भी सेम चीज़ें इस प्रकार की फर्जी हैं, जिसके जो सर्टिफिकेट मांगे गए हैं या जिनके जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगे गए हैं वो भी अपलोड नहीं किए गए। लेकिन इससे पहले जो जिस आरटीआई एक्टिविस्ट ने पूरा खुलासा किया था, एक साक्षात्कार हमने उनके साथ भी किया है। जरा ये पूरा मामला समझिएगा ये हुआ किस तरीके से था। चलिए अब उन शख्स से आपको मिलाते हैं जिन्होंने तमाम वो खुलासे किए हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट हैं अनिल बलूनी जी, जो हमेशा इस प्रकार के खुलासे करते रहते हैं। अनिल बलूनी जी, पहले तो आपका स्वागत है और बड़े बधाई के पात्र भी हैं आप, लगातार जो इस तरीके से लगे रहते हैं। धन्यवाद धन्यवाद विजय जी। मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि जैसे मैं आपका पहले भी इंटरव्यू लिया था कि भाई जो आपने पहले भी खुलासे किए थे कि हम लोग तो फिल्मों में देखते थे कि भाई एक वैकेंसी आई और उसके बाद किस प्रकार से तोड़ मरोड़ के उसको जो जिनको लाना होता है, जिनको नौकरी देनी होती है उन्हीं को ही नौकरी दी जाती है।
वो भी पवार बेचारा लाठी खा खा के मर गया कि तमाम भर्ती घोटाले हो रहे हैं, तमाम इस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार कह रही है कि नकल विरोधी कानून हम लोगों ने बना दिए। और अब जब ये चीज़ देखने को मिलती है कि किस प्रकार से एक सचिव स्तर से, डायरेक्टर स्तर से सब चीज़ें हो रही हैं, तो बड़ा अफसोस भी होता है। क्या है ये पूरा मामला, थोड़ा ज़रा विस्तृत में इस बारे में बताइए आप। हाँ, धन्यवाद विजय जी। विजय जी, ऐसा है कि आपने सुना होगा कि अपने लोगों को अंदर लाने के लिए एक पूरा एक जाल बुना और कुछ लोग अंदर आए, आपने कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन ये एक्चुअल में ऐसा हुआ है। इसका मैं परफेक्ट एग्जांपल आपको विद एविडेंस सब चीज़ें देने जाऊँगा। ऐसा है 29/9 मतलब सितंबर 2023 को ITDA एक विभाग है, यहाँ पर IT देखता है। इसका काम बेसिकली सरकारी विभाग जो होते हैं उनको ई सर्विसेज प्रोवाइड कराना होता है, उनको कंसल्टेंसी देनी होती है IT रिलेटेड। इन्होंने 19 पदों के लिए एक जो है निकाले, इन्होंने आवेदन मांगे लोगों से और ऑनलाइन लोगों को भरने के लिए कहा। उसमें 162 लोगों ने प्रतिभाग किया, जिसमें इन्होंने 39 लोगों को सेलेक्ट किया और बाकी सबको आउट किया। अगर लगभग 123 के आसपास संख्या बनती है, उनको आउट कर दिया। आप देखिएगा, आउट करने का जो रीज़न दिया वो ये कहा कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रॉपर नहीं है, आपके एक्सपीरियंसेस वो प्रॉपर नहीं है, ये कह करके उनको आउट कर दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ, जब मैंने इस पे जानना चाहा कि ये 4 लोगों का सिलेक्शन, किन लोगों ने, केवल 4 लोगों का सिलेक्शन किया, उसमें से भी 5 लोगों का किया, उसमें से एक ने ज्वाइन नहीं किया, 4 लोग इसमें सेलेक्ट हुए। 4 लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया, उसके साथ एग्रीमेंट भी हो गया है, उनका सब कुछ, उन्होंने सारी फॉर्मेलिटियाँ पूरी हो गई हैं। अच्छा, मैंने जब इस पर मांगा डेटा विभाग से, तो विभाग ने मुझे पहले RTI के जवाब में ये कहा कि जिनकी व्यक्तिगत सूचनाएँ आपको हम ये प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। अच्छा। मुझे वहीं से खटका हुआ कि कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने अपील में गया तो इस समय पे श्री विनीत कुमार जी, वो मैडम की जगह पे, खंडेलवाल मैडम है डायरेक्टर, उनकी जगह पे वो आ रखे थे, क्योंकि मैडम के कुछ प्रेगनेंसी लीव वगैरह थी। तो उसके बाद बीच में वो देख रहे थे, उन्होंने सारा मामला देखा, उन्होंने मेरे पक्ष को भी सुना और PIO को भी सुना। तो उन्होंने मेरे पक्ष में फैसला सुनाया कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। ठीक है। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने देखे तो मेरी आँखें फटी रह गई कि ये सब कैसे संभव कैसे है ये। फिर मैंने इस पूरी की पूरी इसको समझना चाहा कि इस सिस्टम में जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, क्या कहीं ये लोग आपस में कोई लिंक थे या कोई ऐसी बात थी। तो जब मैं इनके पीछे रिसर्च में गया, जब मैंने इनके डॉक्यूमेंट बहुत बारीकी से देखे, तो मुझे पता लगा ये 4 लोग पहले से ही सचिव साहब के संपर्क में थे। सचिव कौन? सचिव साहब शैलेश बगोली जी IT सचिव हैं, ITDA उन्हीं के अंडर में आता है। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि 4 लोग उनके संपर्क में थे, वो ऐसा है कि ये CEO रहे आपका स्मार्ट सिटी और ये हाउसिंग के भी सेक्रेटरी रहे। तो उसमें 2 लोग इनके साथ वहाँ से लिंक मुझे मिले कागज़ों में। उसके अलावा एक इनके यहाँ एक भर्ती और भी कोई मीनू पाठक नाम की लड़की है, ग्रीवियंस रिड्रेसल में उसका हुआ है, वो भी इनके साथ पुराने उसमें जो है स्किल डेवलपमेंट में पर्सनली उसके साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो कोड ऑफ एथिक्स होते हैं उसके हिसाब से आप किसी भी व्यक्ति के साथ अगर काम कर चुके हैं, या जुडिशरी में भी होता है कि कोई वकील साहब अगर किसी का पहले केस लड़ चुके होते हैं और वो वकील साहब अगर प्रमोट होकर जज बन जाएं तो केस नहीं ले सकते। ऐसे ही इनके उसमें होता है कि कोई भी ऐसी कमेटी बनेगी जिसमें आपको नंबर देना है, मार्किंग करनी है, या कोई भी इनके हाथ में पावर है, अगर आप पहले से उनके संपर्क में हैं तो वो स्वतः ही विड्रॉ कर देंगे और ये कहेंगे ये पावर मैं खुद से हट रहा हूँ, इसमें किसी और को दिया। ये सब चीज़ें तो समझ में आ गई हैं, दर्शकों को हमने बताया भी है, लेकिन मेरे को थोड़ा ये समझ में नहीं आया कि स्क्रूटनी जो कमेटी हो 3 लोग होती हैं, लेकिन शैलेश बगोली जी के अलावा जो और 3 लोग भी थे वो किस तरीके से मैनेज हुए होंगे। फिर ऐसा है कि स्क्रूटनी कमेटी बनी, उसमें 3 लोग आए। एक आए रामस्वरूप उनियाल जी, ये मुझे बताया डायरेक्टर मैडम ने मौखिक रूप से। एक रामस्वरूप उनियाल जी आए, एक इनके यहाँ कोई राणा है, प्रतिकोष राणा कैसी नाम है उनका, वो हैं, और एक जो है गुणवंत जी AD साहब वहाँ के। इन 3 लोगों की एक कमेटी थी, स्क्रूटनी टीम थी। अब देखिए आपकी स्क्रूटनी टीम ने बहुत बारीकी से बाकी सब बायोडाटास का एनालिसिस किया, लेकिन ऐसे बायोडाटा छोड़ दिए जिसमें BCA और MCA एक ही साल में हो रहा है, और एक साल में जिस आवेदक ने लगाया है वो आवेदक दूसरी जगह भी काम कर रहा है अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में। इतनी बड़ी गलती हो कैसे सकती है। और उसके अलावा जिस फील्ड का एक्सपीरियंस मांगा उसका 1 दिन का एक्सपीरियंस नहीं है उसमें। तो ऐसे कैसे कर दिया। जिसका सिलेक्शन किया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये वो कभी टीचर रही, ये मीनू पाठक की मैं बात कर रहा हूँ, कभी टीचर रही, कभी कोऑर्डिनेटर रही, अलग अलग पदों पे रही। आपका कहने का मतलब है कि सचिव के दबाव में थे तीनों स्क्रूटनी मेंबर जो थे। मेरा कहना ये, इन 4 लोगों के लिए पूरा सिस्टम बनाया गया। इन 4 लोगों को सिस्टम के अंदर लाने के लिए ये पूरा स्वांग रचा गया, क्योंकि ये लोग पहले से जानकार थे एक दूसरे के। और देखिए इत्तेफाकी तो है ये कि यही 4 लोग सेलेक्ट हो रहे जो अपने सचिव साहब के को जानकार थे पहले।
यही लोग क्यों सेलेक्ट हुए, और एक भी आदमी बाहर का और सेलेक्ट नहीं हो पा रहा, क्यों? इस बारे में बात हुई डायरेक्टर से, सचिव से? मेरी मुलाकात हुई थी शनिवार को, मैंने पूरा खुला इसका, मेरी मुलाकात हुई जो डायरेक्टर हैं निकिता मैडम, खंडेलवाल मैडम, उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनके कैंप ऑफिस में मुलाकात हुई, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें दिखाए, देख करके वो भी आश्चर्य में पड़ गई, ऐसा संभव कैसे है। उन्होंने मुझे, फिर मैंने उसका फीडबैक लिया, तो मैडम ने मुझे ये कहा कि मैंने इसमें फ़िलहाल पहले एक्शन लेते हुए इनकी सबकी सैलरियाँ रोक दी हैं। अग्रीमेंट हो रखे हैं, वो ऐसे अग्रीमेंट हो रखे हैं वन साइडेड, इसमें कोई प्रोविज़न पीरियड नहीं दिया कि अगर आपका भाई ये 3 महीने का प्रोविज़न पीरियड है कि अगर इसमें आपका काम ठीक लगा तो हम आपको हटा दें, कोई भी इसमें ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है जो विभाग की पक्ष की लग रही हो। मैंने मैडम से उस पर भी ऑब्जेक्शन किया, मैंने कहा मैडम ये कैसा, तो वो उन्होंने उसको बात को एक्सेप्ट किया, हाँ ये बात सही कह रहे हैं आप, एग्रीमेंट एक तरफा है ये। मैडम के संज्ञान में मामला नहीं था ये पूरा? उनका कहना है कि मेरे संज्ञान में नहीं था। ये तो डायरेक्टर हैं पूरे उसके। लेकिन प्रत्येक डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर है उनके। अच्छा। अब क्या वो इवन जो सिलेक्शन कमेटी थी उसमें भी थी, उसके भी पार्ट थी, उसके चेयरमैन शैलेश बगोली जी थे, आईटी सचिव, उसमें बाकी और लोग बैठे हुए थे। तो ये कैसे कह रही है मेरी समझ में नहीं आ रहा। और ये मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा मैडम आप तो HR बैकग्राउंड की भी है, आपसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है। तो उनका कहना ये था ये काम मेरा नहीं था, ये काम स्क्रूटनी टीम का था। अब स्क्रूटनी टीम पूरी तरह से शैलेश बगोली जी के अंडर में काम कर रही थी, उन्होंने किसी दबाव में काम करा या जानबूझ के इन लोगों को अंदर करा, भगवान जाने। अब इसमें एक बात और भी है, तो आपने उनसे पूछा नहीं कि साइन तो आपके भी हैं, आप कह रहे हो कि स्क्रूटनी टीम के हैं, तो बिना पढ़े लिखे आपने साइन कैसे करें? आज के अधिकारियों के साइन की तो वैल्यू होती है सारी। मैंने बोला ये, मैडम ने फिर कोई जवाब नहीं दिया इस बात का, लेकिन ये कहा कि मैं बहुत जल्दी इसमें एक्शन लूँगी और बहुत जल्दी मैं इस पर कार्रवाई करूँगी। लेकिन अब शनिवार को तो मुझे ऐसा बोल रही हैं और मंडे को उनको काम डिप्यूट कर रही हैं अलग अलग। ये मेरी समझ में नहीं आया, मुझे लगता नहीं है कि ये भी एक्शन लेने के मूड में हैं कुछ। ये विभाग किस मंत्री के अंडर आता है? ये बेसिकली मुख्यमंत्री जी के अंडर में आता है। अच्छा, ये भी आप जान करके बड़ा आश्चर्य होगा, सारे कांड ये उन्हीं विभागों में मिल रहे हैं जो सीधे से डायरेक्टली मुख्यमंत्री के अंडर में है। अब ये मुख्यमंत्री जी की है आदेश या ये लोग जो सचिव बने बैठे हैं ये अपने आप को सब कुछ अपना ये मान बैठे हैं कि भाई हम सर्वे सर्वाए, जाने क्या बात है इस बात में। ये बड़ी अजीब सी बात निकल के आ रही है। सचिव बगोली से ही बात हुई है? सचिव बगोली से मेरी अभी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन एफिडेविट के साथ में मैं ये कंप्लेंट करने जा रहा हूँ। अभी मैंने मैडम से बात हो गई थी, मैंने अभी मौके उनसे उनको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखवाए। मैंने कहा आप इस पर विचार कीजिए, मुझे अभी तक कुछ उनका दिखा नहीं कुछ पॉजिटिव ऐसा। तो मैं कल तो छुट्टी है, परसों मैं इनको एफिडेविट के साथ में कंप्लेंट करने जा रहा हूँ। इसकी कॉपी मैं शैलेश बगोली जी को भी दूंगा, इसकी कॉपी मैं चीफ सेक्रेटरी को भी दूंगा, CM साहब को भी दूंगा और PMO में भेजूंगा। इसमें एक गहन जाँच होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्रदेश के बच्चों के साथ इन्होंने एक तरह से खेल खेला है। उनको यहाँ बुलाया, उनका बेवकूफ़ बनाया, पहले से प्लांटेड था किन लोगों को अंदर लेना है। और ये मैं खाली आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मेरे पास प्रत्येक चीज़ के सबूत हैं। इनको डर नहीं लग रहा है कि तमाम लोग अभी तक हमने देखा है कि भर्ती घोटाले में जेल चले गए, 40 से ऊपर जो लोग हैं, बॉबी पवार ने जो खुलासा किया था सारा का सारा, उसके बाद वो कहते हैं कि नकल विरोधी कानून बना दिया, मुख्यमंत्री के अंडर ये विभाग आता है। डर खत्म हो गया है क्या? जब सैया भाई कोतवाल सुना है ना आपने, ये कुछ वैसा ही लग रहा है। अब मैं तो आप पर, हम तो पहले से ये सब करते आ रहे हैं, इंटरव्यू करते आ रहे हैं, चीज़ें देखते आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के अंडर में इस समय पे जितने विभाग हैं, एग्जांपल बताता हूँ, चाहे वो पावर से रिलेटेड पिटकुल हो, चाहे वो जल संस्थान हो, चाहे वो UPCL हो, चाहे वो पेयजल निगम हो, सबके खिलाफ आपको मालूम है कि हमने सब जगह कंप्लेंट दे रखी है, कार्रवाई कुछ हो ही नहीं रही है। तो इन्हें मालूम है कि कुछ कार्रवाइयाँ होनी ही नहीं है, तो फिर हमको प्रत्येक मामले में कोर्ट जाना पड़ रहा। इस मामले में भी जाएंगे? बिल्कुल तैयारी है, क्या करेंगे। देखिए, हम अपनी आंखों के सामने इस प्रदेश को लुटता हुआ नहीं देख सकते हैं। प्रदेश के लिए हमने लड़ाई लड़ी है, हम भी आंदोलन में कहीं ना कहीं पे हमारा भी रोल था। तो हम अपने बच्चों का भविष्य ऐसे अंधेरे में तो जाने नहीं देंगे। हमें जितना हमसे बन पड़ेगा हम पूरा प्रयास करेंगे। कोर्ट कचहरी, आपको पता है कोर्ट कचहरी जाने का मतलब क्या होता है, लेकिन अपनी पॉकेट, पर्सनल पॉकेट से हम लगा करके अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए अगर हमें ये भी करना पड़ेगा, अपने खेत खलिहान घर बेचने पड़ेंगे, बेचेंगे, लेकिन छोड़ना नहीं है इन लोगों को। ये मेरा अपने आप से संकल्प है और हम ये कार्रवाई जारी रखेंगे, हम ये काम करते रहेंगे। इन्हें कोई एक्शन लेना है कि नहीं लेना है, कल इन्हें क्या जवाब देना है, ये जाने। कमाल का षड्यंत्र हो रहा है उत्तराखंड में। अगर आपने ये पूरी खबर देखी होगी शुरू से लेकर लास्ट तक, इसमें एक ही बात निकल के आती है, किस प्रकार से जो योग्य बच्चे हैं उनके हक मारा जा रहा है। तमाम अब तक मेरी कम से कम 100 से ऊपर वीडियो इसके ऊपर होगी कि किस प्रकार से उत्तराखंड में भर्ती घोटाले हुए, किस प्रकार से उत्तराखंड में आंदोलन हुए, किस प्रकार से सरकार ने अपना पक्ष रखा। करीबन 1 साल होने को आया है, बॉबी पवार और जो उनके साथियों के वो CBI जांच की मांग करते रहेंगे और मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि CBI जांच अगर होगी तो एग्ज़ाम नहीं होंगे। भैया, CBI जांच अगर नहीं होगी तो इस प्रकार जो ये षड्यंत्र करके, चाहे उसमें सचिव का हाथ रहा हो, चाहे उसमें डायरेक्टर का हाथ रहा हो, चाहे उसमें स्क्रूटनी कमेटी का हाथ रहा हो, क्योंकि मुख्यमंत्री आप हैं और आपके अंडर ये विभाग है, ये सोचना आपको है और सोचना पब्लिक को भी है।
कि आखिर इन सब चीज़ों पर जो तमाम मुख्यमंत्री के जो विभाग हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? ऐसी कौन सी शक्ति है जो मुख्यमंत्री को रोक रही है? ऐसी कौन सी शक्ति प्रदान है सचिव को जो इस प्रकार के भ्रष्टाचार वो कर रहे हैं? हम अगर जिस प्रकार से इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि चीज़ें गलत हो रही है, तो कम से कम उसका जवाब तो दीजिएगा कि भैया हमारी तरफ से ये सही हुआ है, ये गलत हुआ है। हमने भी कोशिश की थी सचिव साहब को फ़ोन करने की, सचिव साहब का फ़ोन ही नहीं उठता है। बात करें तो करें किससे? डायरेक्टर साहब के साइन है, डायरेक्टर साहब कह रही हैं कि मुझे पता ही नहीं इस बारे में। आखिर इसे ही अंधेर नगरी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आखिर इस पूरे मामले में क्या सचिव साहब दोषी हैं कि मुख्यमंत्री साहब दोषी हैं, कि आखिर जो ये आरटीआई एक्टिविस्ट है जिन्होंने तमाम मामले उठा रहे हैं ये भ्रष्टाचारी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितने भी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं या जितने भी मीडिया के लोग जब इस प्रकार के मामले उठाते हैं उन पर एक आरोप भी लगना शुरू हो जाता है कि वो ब्लैकमेलर हैं या पता नहीं किस तरीके से। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो ऐसे मुकदमे झेल चुका हूँ, झेल रहा हूँ। ये तो हमें झेलना पड़ता है रोज। अभी पीछे ही हमने एक पेयजल का एक मामला उठाया था। पेयजल के उस जो मुख्य अभियंता है कुमाऊं, उसने जो है कि तहरीर देर की मुझे पता लगा, नाम मेरा नहीं खोला, ये लिखा कोई बलूनी नाम का आदमी मुझसे पैसे मांगने आया। और सच्चाई ये है ना, वो मेरी शक्ल जानता ना मैं उसकी शक्ल जानता हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई जांच करवाओ आप। बिल्कुल, हम यही तो कह रहे हैं कि भाई जो हम खुलासे कर रहे हैं, चाहे वो आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल बलूनी जी खुलासे कर रहे हैं, चाहे कोई समाज सेवक अलग अलग तरीके से खुलासे कर रहे हैं, तो कम से कम इस बारे में बताइए तो। जो हमारे योग्य बच्चे हैं, क्या 160 के करीब जो बच्चे आए थे वहाँ पर, जिन्होंने जो अपने एग्ज़ाम वगैरह जो दिए थे उसमें जो अपने डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई, एक पक्ष और है, ये जितने बच्चे अफेक्टेड पार्टीज़ हैं, मेरी सबसे बात हुई पर्सनली, मैंने सबका एक ग्रुप बनाया, मैंने बताया मैडम को कि मैडम अगर आप लोग इस पर एक्शन नहीं लेंगे तो मैं इन सबको लेकर के आपके दरवाजे पे आऊँगा। आप स्पष्ट करेंगे कि ये जो हम आरोप लगा रहे हैं ये गलत है कि सही है, और अगर ये हमारे आरोप सही हैं तो आप तुरंत इन पर एक्शन लो। इन्होंने फर्जी जो डॉक्यूमेंट इसमें लगाए हैं अंदर आने के लिए, उनके खिलाफ एक्शन लो। जिन्होंने इनकी जाँच करी है, इन फर्जी डॉक्यूमेंट्स को इनके ग्राउंड पे अंदर आने दिया है, उनके खिलाफ आप मुकदमा लिखवाइए। अगर ये गलत डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करना बनता है, और इनमें से जो योग्य बच्चा है उसे आप लीजिए अंदर। चलिए, अब सोचना आपको है कि इन तमाम मुद्दों पर क्या कुछ करना है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव एक अच्छी सरकार और एक सुयोग्य सरकार अगर हम चाहेंगे तो वो हम लोग देंगे, वरना इस प्रकार के काम होते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।